Hello everyone, I am Simran. Welcome back to your own channel Scientia. आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन सीटेट एग्ज़ाम की अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 2 लगाएंगे साइंस की। कल हमने क्लास 1 में हमारा जो न्यू चैप्टर है एसिड, बेस एंड साल्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेनली इनकी इंट्रोडक्शन एंड कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी इनके बारे में कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं एंड साल्ट्स क्या होते हैं, और ये साल्ट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे किन किन सब्सटेंसेस में कौन कौन से एसिड बेसिस पाए जाते हैं। कल हमने ये सब डिस्कशन की थी क्लास में। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिए, सो दैट आपको जो क्लास सेकंड है वो अच्छे से समझ आ जाए। क्लियर? एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। आज हम डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। क्लियर? जो एसिड्स एंड बेसिस हैं इन लेबोरेटरी लैब में, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें जो लैब में जो हमारे पास एसिड्स एंड बेस होते हैं, एसिड्स हैं या बेसिस हैं, इनको हम कुछ टेस्ट के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है कि ये एसिड्स हैं या बेस। इनके अलावा कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो, तो देखो हमने बताया था टेस्ट कैसे, जैसे लिटमस पेपर का टेस्ट किया था हमने, जिसमें मेन क्या होता है, कलर चेंज। क्लियर? बट कुछ हमारे पास एसिड्स एंड बेसिस ऐसे हैं जिनको हम क्या है, स्मेल के थ्रू, मैंने कल बताया था, थोड़ा सा कल वाला भी रिवाइज हो जाएगा, जिनको हम ऑर्डर से, उनकी स्मेल से पता लगा सकते हैं कि वो एसिड्स हैं या बेस। ऑर्डर से, स्मेल से पता लग जाता है कि वो एसिड्स हैं या बेसिस। उनके जो चेंजेस आते हैं इनको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्लियर? जैसे कल एग्जाम्पल की थी इनकी, वनीला, अनियन, क्लोव, ये सारे इसी की क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें केमिकल रिएक्शंस की, कि एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट कैसे करते हैं, मतलब किसी भी मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन होती है और क्या फॉर्मेशन होती है। अगर बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की पहले बात करें, तो जब एसिड्स क्या है, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास एक तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है, एंड सेकंड वन जो मेन है, जो क्वेश्चन बनाता है, वो है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की क्या होती है, फॉर्मेशन। क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सी गैस रिलीज होती है जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्लियर? एग्जाम्पल, आप क्या है, कोई भी एसिड ले सकते हैं, इनके मतलब कोई भी एसिड ले सकते हैं, उसकी हम अगर कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, देखो हमने मेटल ली, मैग्नीशियम। क्लियर? एसिड हमने ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे, सबसे पहले इनको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, साल्ट बनेगा, वो बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, एंड साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस H2। अब इनको क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस कर सकते हैं, 2HCl ले सकते हैं।
इसके साथ ये हमारा साल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, रिलीज। और ले सकते हो आप एल्यूमिनियम ले लो, एल्यूमिनियम एक मेटल है। जब इसकी रिएक्शन हम HCl के साथ करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। साथ में क्या रिलीज होगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। इनको भी क्या कर सकते हैं हम, बैलेंस कर सकते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 3 HCl आ गया। तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, क्लियर, एंड 3 हमारे पास क्या हो गया, क्लोरीन। बट ये अभी बैलेंस नहीं हुई प्रॉपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन है बट यहाँ पे 6 बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। HCl के मॉलिक्यूल्स 6 हो गए। अभी यहाँ पे अगर HCl के मॉलिक्यूल 6 हो गए तो यहाँ पे क्लोरीन भी कितने हो गए, 6 हो गए, बट यहाँ पे क्लोरीन हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अभी 6 क्लोरीन हो गए, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम की भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो गए, तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स। इस वे से आपके पास ये क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। रिएक्शन को बैलेंस करना ज़रूरी है, क्लियर। होपफुली आपको ये समझ आ चुका है। अब देखो क्वेश्चन और क्या बन सकता है। एक तो ये क्वेश्चन बन गया कि अगर आप एसिड्स को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। एक इसके साथ अगर क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर आप जो गैस इवोल्व हो रही है वो हाइड्रोजन है, उसको अगर टेस्ट करना हो, उसका अगर पता लगाना हो, टेस्टेड करनी हो, तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, अगर हम इसके पास एक लाइटर कैंडल ले जाएंगे। एक लाइटर कैंडल जब इसके पास लेके जाएंगे हाइड्रोजन के पास, तो वहाँ पे एक पॉपअप की साउंड आएगी, पॉप की साउंड आएगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस क्या है, प्रोड्यूस हुई है। जो कैंडल बर्न हुई है वो विद अ पॉप अस अ साउंड, पॉपअप साउंड के साथ क्या है, एक कैंडल बर्न होगी, तो जिससे हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस, क्लियर। अब अगर हिंदी में बात करें तो मैंने बताया कि अगर किसी भी धातु को, मेटल को, अगर मैं अम्ल के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ तो मेरे पास लवण बनता है, एक तो साल्ट, कल बताया था मैंने ये, और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है, क्लियर। बाकी जो चीज़ें हैं वो सेम ही होगी, बस पॉप की ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं ये। तो इससे हमें क्या है, पता चल जाता है कि ये हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है, क्लियर। फ्रिक्शन कर सकते हैं इससे हम। फर्स्ट चीज़ समझ आई, जो फर्स्ट हमने रिएक्शन करवाई है, क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिमिलरली, ये अगर बेसिस के साथ भी ऐसी रिएक्ट करते हैं, तब भी बेस के साथ भी कोई मेटल रिएक्ट करती है तब भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, बट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती मोस्टली। अगर बेसिस की बात करें तो फॉर्म हो जाती हैं बट वो रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होती, जैसे अभी मैं बताऊंगी। जैसे अब मैंने बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करवाई, ये बेस है OH है ना, तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम जिंकेट, क्या बनेगा, Na2 जिंक ZnO2, साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन H2 रिलीज, बैलेंस कर दो, क्लियर। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये रिएक्शन में देखो प्रोड्यूस तो हमारे पास सेम हुई है हाइड्रोजन गैस, जब हमने क्या है बेस के साथ रिएक्शन करवाई है, बट ऐसी रिएक्शन एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होती। जो ये रिएक्शन है ये पॉसिबल नहीं होती, क्लियर। ये आप ध्यान में रखोगे, इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है, अगर हम मेटेलिक ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड को, सेकेंड केमिकल रिएक्शन है हमारी, केमिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कि अगर मैं कोई भी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाती हूँ
तो हमारे पास एक तो साल्ट बनता है, लवण बनता है, और साथ में वाटर बनता है। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कई बार कंफ्यूज करने की के लिए मेटल की जगह मेटल ऑक्साइड लिख देते हैं। तो इन चीज़ों का आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे कि आपको दिया क्या हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आपको जो दिया हुआ है आप उसके अकॉर्डिंग करोगे। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखो कि कैसे ये सब प्रोड्यूस होता है, किस वे में। मेटल ऑक्साइड कोई भी ले सकते हो, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसकी रिएक्शन कोई भी एसिड के साथ करवा दी, मान लो मैंने HCl के साथ करवा दी, तो हमारे पास जो साल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। Cl2 है तो इसको हम बैलेंस करेंगे, 2HCl आ गया। साथ में हमारे पास फिर क्या रिलीज हो रहा है, वाटर, H2O। क्लियर। आप कोई भी ले सकते हो। जो मेटल है ना, ये डिस्प्लेस हो जाएगी। हाइड्रोजन जो एसिड में प्रेजेंट है ना, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट एसिड में, इसके साथ जो ये मेटल है ये डिस्प्लेस हो जाएगी। और वाटर जब ये डिस्प्लेस कर देती है एक इसको, तो क्या फॉर्म कर देते हैं, हमारा साल्ट। देखो जो ये मेटल है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करिए, ये रिमूव हो गया। तो जब ये रिमूव हो गया, इसकी जगह क्या ऐड हो गया, कैल्शियम। क्या ऐड हो गया, कैल्शियम। क्लियर। क्लियर है जी। नेक्स्ट अगर बात करें, कोई और एग्जांपल ले लो, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी अगर मैं रिएक्शन करवा देती हूँ नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट NO3 2। साथ में क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। इसको भी आप बैलेंस कर सकते हो, 2 मॉलिक्यूल्स ले सकते हो। क्लियर। समझ में आया। बस ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसके साथ हमने रिएक्शन करवाई और हमारे पास क्या चीज़ क्या है प्रोड्यूस हो रही है, ये आपको मेन पता होनी चाहिए। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात करें अगर बेस की, मेटल ऑक्साइड की अगर बेस के साथ बात की जाए, तो अगर मैं मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ बात करूं, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड्स जो मेनली होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। किस नेचर के होते हैं, बेसिक। जो इनका नेचर है वो बेसिक होता है, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं ये रिएक्ट नहीं करते, ये रिएक्शन ही नहीं करते विद बेस। मेटल ऑक्साइड विद बेस रिएक्शन नहीं करते। एसिड्स के साथ तो करते हैं, वाटर फॉर्म हो गया। बट जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ क्या है, रिएक्ट नहीं करते। कोई भी चेंज नहीं आता इनमें, कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज अकर। क्लियर। इतना क्लियर हुआ। क्लियर। नेक्स्ट हमने कल बात की थी कि एसिड एंड बेस अगर रिएक्ट करते हैं आपस में दोनों, तो उस जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि साल्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर एसिड एंड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट की। क्लियर। ये हमने कल किया था। एंड साथ में वाटर भी, वो भी आप लिख सकते हो। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, कल करवाया था मैंने। जैसे एसिड की हमने एग्जांपल ली थी HCl, NaOH, क्या बन गया था, NaCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन को उदासीन रिएक्शन भी बोलते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर। ये सब हम कल कर चुके हैं। इसके साथ जो मैंने मेन बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन या जो उदासीनीकरण, ये जो प्रतिक्रिया है या न्यूट्रलाइजेशन, इनको हम डेली लाइफ में कहाँ देखते हैं, इनकी बात करेंगे कि इनको हम जो ये रिएक्शन है प्रतिक्रिया की साल्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं, इनको हम डेली लाइफ में कहाँ फील करते हैं, हमें कहाँ पता चलता है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। सबसे पहले अगर बात करें
डाइजेशन की, इनडाइजेशन। क्लियर? देखो, इनडाइजेशन में अगर मैं बात करूं, हमारा जो पेट है इसमें अवर स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, HCl। क्यों? सो दैट ये हमारे पेट के अंदर, स्टमक के अंदर क्या है, बैक्टीरिया को किल कर सके, बैक्टीरिया को किल कर सके। ठीक है जी, इसलिए HCl क्या है, प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक के अंदर। क्लियर? अगर HCl क्या है, जो हमारे पेट में प्रेजेंट है, अगर इसकी अमाउंट बढ़ जाए, अगर इसकी अमाउंट क्या है, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, क्लियर, तो ये क्या करते हैं, पेनफुल कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। क्लियर? पेनफुल कंडीशन होने लगती है हमारे, मतलब सेंसेशन होनी है, बर्निंग, बर्निंग सेंसेशन होती है हमारी चेस्ट में, बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट मीन्स जलन फील होती है। क्लियर? सीने में जलन फील होती है। क्यों? क्योंकि एसिडिटी, हम वैसे बोलते हैं ना, नॉर्मली भी डेली हम लाइफ में ये वर्ड तो यूज़ करते हैं कि एसिडिटी होगी। क्लियर? मतलब एसिड की अमाउंट क्या है, बढ़ चुकी है हमारे स्टमक में। क्लियर? ये कभी कभी होता है। तो इस जो एसिड की अमाउंट जो हमारे स्टमक में इंक्रीज हुई है, इसको न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इसको न्यूट्रल कैसे करेंगे, अगर बोले कि बेअसर कैसे करेंगे, मतलब कैसे इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, बेस। बेस को क्या कर देंगे हम, क्षार को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे हमारे स्टमक में। जो ये एसिड की अमाउंट जो बड़ी है वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। क्लियर? तो जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा, नमक। तो इसके लिए कुछ हम मेडिसिन्स लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम बोले जेंटक भी आती थी, एसिलोक, ये सारी कुछ मेडिसिन्स हैं जो डॉक्टर सुजेस्ट करते हैं अगर किसी के भी एसिडिटी बनी हो। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका दूसरा जो नाम है वो क्या था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? जो हम क्या है, इस एसिड्स को जो अम्ल बना है उसको न्यूट्रलाइज, उदासीनकरण के लिए, उदासीन के लिए, मतलब वो नॉर्मल हो जाए, उसके लिए इसमें हम कोई ना कोई क्या है, बेस या क्षार ऐड करते हैं। वो बेस कौन सा होता है हमारे पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर? कोई भी ये जो बेस है इसको, एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज। तो हमारे स्टमक में या पेट में साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है और साथ में वाटर की, पानी की। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर हुआ। मीन्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl को बेअसर करने के लिए हम उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं या डाल देते हैं। क्लियर हुआ? उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि न्यूट्रल कहाँ कहाँ हम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन का काम होता है, मीन्स एंटा एसिड का काम होता है। इनसे मतलब पेनफुल चीज़ों को बचाया जा सकता है। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट अगर बात करें और किस चीज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर बात करें, हमें कई बार टूथ डिके हो जाता है। क्लियर? जो टूथ डिके होते हैं, ये तब होता है जब क्या है, एसिडिटी की वैल्यू वो क्या है, बढ़ जाए, एसिड की वैल्यू या अम्ल की वैल्यू बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है? तो इसको अगर ख़त्म करना है, मतलब इस चीज़ को कम करना है, तो इसका बेस्ट वे, वैसे तो हम क्या है, क्लीन करते हैं। मेनली हम क्या करते हैं, जो ब्रश करते हैं,
जो हमारी टूथपेस्ट होती है उसमें क्या ज़्यादा प्रेजेंट होता है? क्षार प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। ये जो बेस है, क्षार है, ये इस एसिड को क्या कर देता है? उदासीन, या फिर हम क्या बोल देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे जो टूथ डिके है वो क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। हम उससे बच सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को रोक सकते हैं। क्लियर? ठीक है जी, क्लियर हुई जी ये चीज़ आपको? उम्मीद है ये समझ आई होगी आप लोगों को। क्लियर? इसके बाद जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हो जाएगा हमारा, हम एसिडिटी कैसे, मतलब अमाउंट या लेवल या स्ट्रेंथ कैसे चेक कर सकते हैं कि किसकी कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है? एसिड्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये हम कैसे चेक कर सकते हैं? स्ट्रेंथ कैसे चेक कर सकते हैं बेस की या एसिड्स की? वेट। क्लियर? कैसे चेक कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले एक पीएच स्केल होता है, इस तरह से लिखा जाता है पीएच स्केल। ये जो पीएच स्केल है ये हमें वैल्यूज़ बताता है। जनरली ये जो स्केल है, जैसे हमारा स्केल होता है सेंटीमीटर में, क्लियर, वैसी एक पीएच स्केल होता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0 to 14, 0 to 14 होती है। क्लियर? ये मेनली हमें क्या इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज़ एसिड है, कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है नेचर में, या न्यूट्रल है। ये इन चीज़ों को क्या करता है? इंडिकेट करते हैं। क्लियर? अगर बात करें, ये एक क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो हर कोई यूज़ कर सकता है। मेनली बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी भी चीज़ को पता लगाने के। अब देखो ये जो स्केल है ये इस वे में होता है 0 to 7, 7 to 14। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं, जो 0 to 7 है, जो ये 7 है ये न्यूट्रल होता है, जिसमें ना एसिड है चीज़ ना बेस है, न्यूट्रल है। तो 7 से स्टार्ट करेंगे। अगर तो 7 से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, 0 की तरफ आ रहे हैं, तो एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, अम्ल का नेचर इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अम्ल इंक्रीज हो रहा है, जैसे 7, 6, 5, तो ये ज़्यादा की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इनमें एसिडिक नेचर ज़्यादा है, इसका मतलब इनमें एच पॉजिटिव जो आयंस हैं वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। क्लियर? अब अगर हम क्या है 7 to 14 की तरफ जाते हैं, 7 to 14, 7, 8, 9, 10 इस वे में जाते हैं, तो इनमें क्या है? बेसिक नेचर ज़्यादा है, मीन्स क्षार ज़्यादा है। क्लियर? मीन्स अगर बात करें इनमें OH नेगेटिव जो आयन है इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। क्लियर? इतना समझ में आया? मीन्स एल्कलाई ज़्यादा है। ठीक है जी। अब अगर बात करें तो इस साइड में सबसे ज़्यादा एसिड एंड बेस की अगर बात करी जाए तो जो 0 है ये वेरी एसिडिक को शो करता है, बहुत ज़्यादा जो अम्ल है सबसे ज़्यादा किस में है? 0 में। और 14 का मतलब है वेरी अल्कलाइन इन नेचर। इन नेचर। क्लियर? इसका मतलब अगर हम इस साइड जाते हैं 7 से, तो इस साइड जो अगर हम बोलें OH नेगेटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, जैसे यहाँ पे इंक्रीज थी,
इस साइड इंक्रीज है OH नेगेटिव आयन की, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे सिमिलरली H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, मीन्स ऑपोजिट हो जाएगा। इनको हम क्या बोलते हैं? pH स्केल बोलते हैं। क्लियर? जो एक पावर को मेजर करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन कितने हैं, OH नेगेटिव आयन, इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके बारे में हमें बताया जाता है। क्लियर? ठीक है जी। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी बात की जाए, अगर इनकी बात की जाए तो जैसे हमारा लेमन जूस है, मैंने कल ही बोला था कि सिट्रिक एसिड होता है, एसिड है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? अबाउट 2.2। अगर मैं बात करूं हमारा वाटर, न्यूट्रल होता है 7, ब्लड 7.4, प्योर वाटर एंड ब्लड, प्योर की बात कर रही हूँ, ठीक है, दोनों न्यूट्रल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने बताया था कि बेसिक नेचर का होता है, अगर एसिडिटी बनी हो तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को प्रेफर करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 10 pH स्केल में। क्लियर? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, ये क्या है? बेसिक है, तो इसकी 14 के नियर अबाउट होती है। क्लियर? तो ये क्या कुछ चीज़ें हैं जो एसिड और बेस के बारे में, मतलब हमें pH स्केल से पता लगता है कि इनकी वैल्यू कितनी है। इनके बारे में अब आपको सीधा एग्जाम्पल पूछेंगे कि किसकी क्या वैल्यू है, मतलब कितनी हो सकती है। जैसे अब अगर बात करें एसिड रेन की, कल करवाया था, ऐसे ही याद आ गया। तो एसिड रेन बिटवीन होता है 4.2 to 4.4, एसिड नेचर आ गया इनमें। क्लियर? सोपी वाटर, कल सोप की बात भी की थी, वो बेस में होता है तो उसकी नियर अबाउट 11-12 होती है उसकी भी। ठीक है जी। क्लियर? ऑरेंज जूस भी सेम, यहीं तक 3 के नियर आ जाएगा ऑरेंज जूस। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर पता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। जैसे अब बात करें कॉफ़ी की, कॉफ़ी में कैफ़ीन ज़्यादा होता है, वो क्या एसिडिक नेचर की होती है, तो वो 5 के नियर अराउंड। क्लियर? तो ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दी। हमारे स्टमक में एसिड कितना होता है? HCl प्रेजेंट है ना, उसका pH में अगर वैल्यू देखें तो वो 1.5 to 2 के बिटवीन होता है। क्लियर? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप लर्न रखोगे कि किस वे में कोई भी एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। क्लियर है जी? अब बात करेंगे कुछ हमारे जो साल्ट्स हैं, कॉमन साल्ट्स हैं जो रॉ मटेरियल से मिलते हैं, उनके डेली यूजेस क्या हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारे कॉमन साल्ट्स के बारे में। ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद जो एसिड एंड बेस वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम इसके MCQs देखेंगे, साथ साथ करेंगे, सो डोंट वरी। हाँ जी, सबसे पहले बात करेंगे कॉमन साल्ट जो हम मेनली पढ़ते हैं, सोडियम, या सुनते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम घरों में भी यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, ये जब NaCl सोडियम क्लोराइड, जब उसमें से हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, जब सोडियम क्लोराइड NaCl जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं इस एक्वस सॉल्यूशन में, तो वाटर प्रेजेंट है। क्लियर? तो हमारे पास ये डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, किसमें? एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है
NaOH, साथ में हमारे पास क्या बनेगा, क्लोरीन गैस, बैलेंस कर लो, Cl2 NaCl आ गया, क्लियर। एंड साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 भी 2H2 हो जाएगा, एंड फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कम है तो 2 4 हो जाएंगे, क्लियर। क्लियर है जी। अब देखो ये आपको समझ आया। यहाँ पे जो क्लोरीन गैस है ये क्या है हमारे पास, ये एनोड पे पाई जाएगी, आपको एनोड कैथोड तो पता ही है। हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या होगी, कैथोड पे। जब ये आयंस ब्रेक होंगे तो ये एनोड की तरफ जाएगी क्लोरीन, और हमारे पास हाइड्रोजन कैथोड की तरफ जाएगी, क्लियर। तो अब जो ये 3 हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं कौन कौन से, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एक क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस, इनके कुछ यूजेस हैं वो देखते हैं जो हमारे पास ये फॉर्मेशन हुई है, ठीक है जी। अब देखो मेरे को यह थोड़ा चेंज करके, ठीक है जी। हाइड्रोजन और क्या है हमारे पास, Cl2, एक NaOH, ये प्रोडक्ट बने हैं हमारे पास 3 साल। ये हमारे पास कैथोड पे है, ये एनोड पे, और एक हमारे पास ये प्रोडक्ट है। जो हाइड्रोजन गैस है ये हमारे पास फ्यूल्स में यूज़ करते हैं हम इसको। इसके अलावा हम क्या है, एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। क्लियर। जो हमारे पास Cl2 है, क्लोरीन है, इनको हमें ये तो पता ही है वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, पानी को साफ करने के लिए। इसके अलावा हम इनको स्विमिंग पूल में यूज़ किया जाता है, एज अ पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। PVC में यूज़ किया जाता है क्लोरीन को, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ किया जाता है। क्लियर। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो एक बात और, अगर मैं इन दोनों को मिला दूं क्या बन रहा है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो HCl को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, स्टील को क्लीन करने के लिए, क्लियर। इनके अलावा हम क्या है, मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं, क्लियर। ये हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की, NaOH की। इनको यूज़ किया जाता है सोप्स में, हमने बात की थी, डिटर्जेंट्स में। इसके अलावा पेपर बनाने के लिए, पेपर मेकिंग में। नेक्स्ट अगर बात करें आर्टिफिशियल फाइबर्स में, क्लियर। ये क्या हो गए, इनके यूजेस हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की, वो भी एक साल्ट है, ठीक है जी। उसकी बात करते हैं अभी। देखो अगर बात करें, कहते क्लोरीन जब प्रोड्यूस किया गया था, जब हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया सोडियम क्लोराइड को, NaCl को जब इलेक्ट्रोलाइज करवाया तो हमारे पास Cl2 क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ। कहते जब ये क्लोरीन प्रोड्यूस हुआ, जो क्लोरीन गैस बनी, इसने हेल्प की क्या बनवाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमारी क्या की, हेल्प की। कैसे ब्लीचिंग पाउडर बना,
जब हमने क्लोरीन को रिएक्ट करवाया किसके साथ, स्लेक्ड लाइम के साथ, ड्राई स्लेक्ड लाइम जो क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। देखो हिंदी में इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, स्लेक्ड लाइम। क्लियर। जब इनकी आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, CaOCl2। क्लियर, ये प्रोड्यूस हो गया। जो हमारे पास ये क्या है, किसको फॉर्म करता है, ये है क्या, मतलब बना क्या, ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारे पास क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। इसके साथ में हमारे पास क्या बना, वाटर। क्लियर। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ये क्या है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर है। अब ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इनको यूज़ किया जाता है फर्स्ट अगर बात करें किसी भी चीज़ को ब्लीच करने के लिए, साफ़ करने के लिए। आपने कोई क्लॉथ को ब्लीच करना है, क्लॉथ को क्लियर करना है। वुड पल्प जो येलो कलर के होते हैं उनको कलर वाइट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। क्लियर। मतलब फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, लॉन्ड्रीज़ में कपड़ों को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है जी। थर्ड अगर बात करें, ये ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ किया जाता है, उनको जर्म्स, पानी को जर्म्स फ्री बनाने के लिए हम पीने वाले पानी में क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, सो दैट वो क्या है, कीटाणुओं से दूर जर्म्स फ्री बन सके। क्लियर, क्लियर हुआ। हाँ जी, समझ में आया। ये कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे अब हमारे पास इम्पोर्टेंट है वॉशिंग सोडा। मैं आपको इम्पोर्टेंट करवाऊंगी जिनके बेसिस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का अगर बात करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले देखो ये बनता किससे है, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट से। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी वेट, हाँ जी, वॉशिंग सोडा किससे बनता है, सोडियम कार्बोनेट से, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स 10H2O। ये हमारे पास क्या बन गया, वॉशिंग सोडा। ये कैसे हुआ, जब हमने सोडियम कार्बोनेट को क्या है, मीन्स जो सोडियम कार्बोनेट है ये कैसे ऑब्टेन हुआ था, बेकिंग सोडा को हमने जब हीट किया तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन करके हमारे पास क्या बन गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बन गया। क्या बन गया हमारे पास, वॉशिंग सोडा। अब क्वेश्चंस बनते हैं, आपको 4-5 फॉर्मूलाज बताए जाएंगे ऑप्शन में, उनमें से आपने ढूंढना होगा वॉशिंग सोडा का करेक्ट फॉर्मूला क्या है। ये क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, बेसिक साल्ट है एक। आपको इस वे में क्या है ढूंढना होगा। जैसे अब बेकिंग सोडा का अगर बात करें तो उसका जो फॉर्मूला क्या क्या होता है हमारे पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर, ठीक है जी। तो इस वे में आपको ये चीज़ें अगर पता होगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो, मीन्स आंसर को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है जी, क्लियर। बेकिंग सोडा का पता ही होगा, चलो लिख देती हूँ। बेकिंग सोडा का है NaHCO3। ये क्या है हमारे पास, बेकिंग सोडा। क्लियर। अब वॉशिंग सोडा तो हमें पता ही है हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। वॉशिंग सोडा को यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ को क्लीनिंग पर्पस के लिए, रिमूव करने के लिए, क्या, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर,
सेकंड, इसको क्लीनिंग एजेंट के लिए भी, घर में क्लीनिंग करने के लिए क्लोथ्स को यूज़ किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा को। क्लियर। इसके अलावा हम क्या, ये मेन पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो सोडियम कार्बोनेट, जो सोडियम कंपाउंड्स हैं, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स। सोडियम कंपाउंड को बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि बोरेक्स, सच एस बोरेक्स। तो जो अगर क्वेश्चन बना तो क्या बनेगा कि बोरेक्स बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किसका, वॉशिंग सोडा का। क्लियर। इस वे में आपके पास क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे। अब क्वेश्चन बनेगा, कुछ मैं लिखवाती हूँ, जैसे अब मैंने आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो गया, बेकिंग सोडा का हो गया, इसके अलावा आपको आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका भी अगर फॉर्मूला पता हो तो इजी रहता है, क्योंकि आया भी हुआ है, आप एग्ज़ाम चेक कर सकते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ वाटर का मॉलिक्यूल। ये है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर। देखो, अगर मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करती हूँ, क्लियर, अगर मैं इसको हीट करती हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करती हूँ, एक वाइट पाउडर है, तो जब इसको हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में, अगर मैं इसको दोबारा से हीट करती हूँ तो हमारे पास क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट साथ में 2 वाटर के मॉलिक्यूल। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, जिप्सम का। क्लियर। ये किसका फॉर्मूला है हमारे पास, जिप्सम का। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, आपको जिप्सम पूछ सकते हैं फॉर्मूला, जिप्सम का फॉर्मूला पूछ सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि किस वे में बनता है। ठीक है जी। तो जिप्सम तो आपको पता ही है, एक हार्ड सब्सटेंस है जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। क्लियर। अब अगर मैं जिप्सम को हीट कर देती हूँ, अगर मैं जिप्सम को हीट कर देती हूँ एट 373 केल्विन टेम्परेचर पे, मैं इसको हीट कर देती हूँ, तो ये अपना वाटर मॉलिक्यूल लूज़ कर देगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, मीन्स CaSO4 डॉट हाफ H2O, जो क्या है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर पूछ ले ये कैसे बना तो ये भी बता सकते हो, जिप्सम कैसे बन सकता है वो भी बता सकते हो आप, कि दोबारा से कैसे बन सकता है, जब हम इसको मिक्स करेंगे तो दोबारा से जिप्सम बन सकता है। ठीक है जी। ये फर्स्ट प्रोडक्ट बना है, देन ये सेकंड है। क्लियर। उम्मीद है आपको फर्स्ट जो चैप्टर है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स वो क्लियर हो चुका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अब हम नेक्स्ट इनके MCQs करेंगे, एसिड बेस साल्ट्स के MCQ करेंगे। क्लियर। पहले आप दोनों वीडियोस देख लेना, पार्ट 1 भी कवर कर लेना एंड पार्ट 2 भी। एंड अगर इनमें से कोई भी आपको डाउट बनता है या कोई टॉपिक आपको लगता है कि होना करवाना है या पेंडिंग है, वैसे मैंने सारा करवा दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो CTET की या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहें। कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। क्लियर है जी। थैंक यू सो मच।